जय हिंद। नमस्कार साथियों। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और क्लास 6 का आपको प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको ये जो प्रश्न मिलेंगे आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने का, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि सारे प्रश्न जो है आपके एनसीईआरटी के ही प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गेहूँ और जौ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत थी, ये तो ठीक है। इसके बाद है इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। तो चलिए आपका आंसर क्या हो रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर प्रयास करिएगा कितना आंसर आपको सही हो रहा है। देखिए ये जो अगर हम बात करते हैं, ये पहला तो आपका एकदम सही है, और दूसरा इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी, ये आपका गलत दिया गया है। तो आपका कथन जो है सिर्फ एक सही होगा, और ये जो है विंध्य के क्षेत्र में ना, जो कि आपको सिंधु के क्षेत्र में जो है ये मिलने देखने के लिए मिला था। तो ये आपका से केवल जो है आपका जो है एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक किनारे के हुआ है, ये भी ठीक है। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका क्या आंसर होगा, आप कमेंट करने का प्रयास करें, माइंड में थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहला तो एकदम सही है, आरंभिक नगर का विकास जो है सिंधु व इसकी सहायक नदी से हुआ है। लेकिन सेकंड में जो दिया गया है वह गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे नगरों का विकास ये 2500 ईसा पूर्व न होकर के ये 2500 ईसा पूर्व हो सकता था। लेकिन अगर मैं बात ये करूं कि सबसे पहले अगर विकास के किनारे की विकास की तो सिंधु नदी के किनारे हुआ था, और वो 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये कथन आपका गलत है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल एक ही सही होगा आपका राइट आंसर। आगे है गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है अवंती है, इसके बाद वज्जी है, इसके बाद काशी है, इसके बाद मगध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट करने का प्रयास करिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सभी लोग जानते होंगे कि मगध, क्या मगध हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए मेरे दोस्त, ये सारे के सारे प्रश्न जो आपको दिए गए एनसीईआरटी के ही प्रश्न है और क्लास 6 का है, और एग्जाम की दृष्टि यहीं से आपको प्रश्न आते हैं और आप लोग को छूट जाती है। तो आप पूरा वीडियो को देखें, और इसी प्रकार वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, छोटा छोटा वीडियो एनसीईआरटी के, ताकि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों एवं यूनानियों के सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। इसके बाद सेकंड में है भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कथन एक और कथन दोनों हो जाएगा, यानी दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। चलिए आगे है 5 नंबर क्वेश्चन है, पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए में है अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी, एकदम सही है, ये तो सही है ना। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि नहीं वाला बोल रहा है। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, और लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकाला है। तो आपका ये भी आपका राइट है। इसके बाद क्या कर रहा है, पांडुलिपियों की तार को पत्ते से काटकर तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल की विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती थी, ये भी सही है। और डी में क्या है, तो आपका पांडुलिपि केवल मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई। मेरे दोस्त ये गलत है, संस्कृत भाषा में ही केवल नहीं लिखी गई, ये प्राकृत में भी लिखी गई, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आपका तमिल में भी लिखी गई है। तो केवल इस जगह जो आपका लिखा गया है संस्कृत, ये गलत हो जाएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगी। इसके बाद आगे है, पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही नहीं है। चलिए ये तो हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है, अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख कहलाते हैं। आगे है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उसका पालन कर सके। देखिए पहला जो आपका दिया गया है,
एक में ऐसे लेख जो केवल पत्थर पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। देखिए केवल जो यहाँ लगा हुआ है मेरे दोस्त, ये केवल पत्थर नहीं, ये आपका धातु पर भी जो है उत्कीर्ण किया, यानी कठोर पदार्थ पर जो है वो लिखा जाता था, तो ये जो है अभिलेख कहलाता। तो ये आपका जो केवल पत्थर जो है ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कथन एक गलत है और सिर्फ केवल 2 सही है। तो राइट आंसर आपका केवल 2 हो जाएंगे। चलिए आगे है, अशोक का गंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपि में लिखा गया है? ऑप्शन ए है अरमाइक और ब्राह्मणी, बी है यूनानी एवं ब्राह्मणी, और सी है देवनागरी एवं तमिल, और डी में है यूनानी एवं अरमाइक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनानी एवं अरमाइक हो जाएगा, जो कि अशोक के गंधार से प्राप्त अभिलेख का जो है लिपि है। इसके बाद आगे है 8 नंबर है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती थी। चलिए तो आपका कथन दिया गया है, ये सही है। इसके बाद आगे है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। दोनों सही है, तो इसका मतलब ये है, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी सही से कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और आपको ये प्रश्न कैसा लगा? सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी के ही प्रश्न थे, और मैं कोशिश करूंगा जो एनसीईआरटी के बहुत सारे प्रश्न आपके सामने लाएं। तो अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।